हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का टॉपिक है गुप्त वंश। अब गुप्त वंश का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम दिए थे, तो दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे क्या, कुमार गुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे और गुप्तकालीन सांस्कृतिक जीवन इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कुमार गुप्त प्रथम के बारे में। तो यहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है, तो बात करते हैं इसका शासनकाल कब से कब तक था। कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल 415 ईस्वी से लेकर के 454 ईस्वी तक कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल था। ठीक है, इसके बारे में इसके पहले वीडियो में बता दिए थे। कुमार गुप्त, श्रीगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, है ना। ये सब शासकों को कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है उसके बारे में बता दिए थे। बात करते हैं तो इसका उपनाम क्या नाम जाना जाता है, तो महेंद्रादित्य एवं शंकरादित्य के नाम से जाना जाता है कुमारगुप्त प्रथम को। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम को किस उपनाम दिया गया है, तो महेंद्रादित्य एवं शंकरादित्य, ये दो उपनाम जाना जाता है। बात करते हैं अगर सारे गुप्त शासकों अगर बात करते हैं तो सारे गुप्त शासकों में सर्वाधिक जानकारी मिली है किससे, कुमारगुप्त के बारे में सर्वाधिक जानकारी मिली है। कहाँ से मिली है, एक अभिलेख है भीलसंड अभिलेख, उससे के बारे उसी से पता चलता है कि सभी गुप्त शासकों में कुमारगुप्त प्रथम के बारे में ज्यादा जानकारी मिली है। इन्होंने एक सिक्का जारी किया था, वो कौन सी शैली में, तो मयूर शैली में। इन्होंने कौन सी सिक्का जारी किया था, तो इन्होंने जो भी सिक्का जारी किया था उस शैली कौन सी थी, मयूर शैली में लिखा गया था सिक्का था। ठीक है, बात करते हैं इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और बौद्ध मठ की, है ना। नालंदा जो विश्वविद्यालय है पटना में, बिहार में, है ना, तो नालंदा में है। तो इसमें क्या क्या बौद्ध मठ की स्थापना किए थे, कौन, कुमारगुप्त प्रथम ने ही बौद्ध मठ की स्थापना किए थे। ठीक है, भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था, तो नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, भारत के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। अगली विश्व की सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो यह है तक्षशिला विद्यालय, है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, बात करते हैं तो इनका एक अभिलेख है भीलसंड अभिलेख। ठीक है, जिसके रचनाकार कौन थे, वात्स्यभट्टी। पूछा है भीलसंड अभिलेख के रचनाकार कौन है, वात्स्यभट्टी। तो वात्स्यभट्टी से कुमारगुप्त प्रथम के बारे में विस्तृत जानकारी मिला है। ठीक है, बात करते हैं कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु होने के बाद अगला शासक कौन बना था, तो स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त गुप्त शासक का अंतिम एवं सबसे महान शासक था। स्कंदगुप्त कौन था, गुप्त वंश में जितने भी शासक हुए उन सभी में सबसे अंतिम शासक स्कंदगुप्त था। ठीक है, बात करते हैं तो ये क्या था, सबसे अंतिम एवं सबसे महान शासक था। इन्होंने क्या किया, तो हुनों के आक्रमण का सामना किया था। स्कंदगुप्त के शासन काल में ही क्या हुआ था, हुनों ने आक्रमण किया था। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आक्रमण को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए, कौन, स्कंदगुप्त। ठीक है, इसी समय सिंचाई व्यवस्था के लिए सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाए थे, जब मौर्य वंश पढ़ा रहे थे मौर्य, तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहा, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में। ठीक है, तो उसी का पुनर्निर्माण करवाए थे कौन, स्कंदगुप्त ने। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए पुनर्निर्माण करवाए थे कौन, तो स्कंदगुप्त। किसका, सुदर्शन झील का। ठीक है, इस तरह से कुमारगुप्त प्रथम के बारे में चर्चा हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, श्रीगुप्त के बारे में। अब बात करते हैं गुप्तकालीन सांस्कृतिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो गुप्तकालीन सांस्कृतिक जीवन के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते थे इनकी व्यवस्था कैसी थी, तो सामंतवादी व्यवस्था थी इसमें गुप्त काल में सामंतवादी व्यवस्था थी। ठीक है, बात करते कायस्थ का उल्लेख किस स्मृति में मिलता है, तो कायस्थ एक जाति भी था। ठीक है, लेकिन ओनली कायस्थ की बात करते थे, एक स्मृति है याज्ञवल्क स्मृति। पूछा जाएगा याज्ञवल्क स्मृति में किसका उल्लेख है, तो कायस्थ का। ठीक है, और कायस्थ अगर जाति पूछेगा, कायस्थ जाति का उल्लेख किस है, तो एक ओसनम स्मृति में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, कायस्थ जाति का और कायस्थ का। ठीक है, बात करते गुप्त साम्राज्य की अगर बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, तो यह कई प्रांतों में बटा हुआ था। क्या हुआ था, कई प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, और सभी प्रांतों में युक्ति में बटा हुआ था। ठीक है, बात करते पुनः प्रांत किस में बटा हुआ था, जिला में। और जिला को विषय कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जिला के प्रधान को विषय कहा जाता था। बाद में प्रशासनिक इकाई सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो ग्राम कहलाता था। प्रशासनिक इकाई की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाता था। इसके प्रशासन किसके द्वारा किया जाता था, तो ग्रामीण के द्वारा इसका देखरेख किया जाता था। न्याय के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पद कौन होता था, तो न्याय के क्षेत्र में राजा होता था, और दूसरा सर्वोच्च पद महादंड नायक होता था, है ना।
महादंडनायक दूसरा सर्वोच्च पद होता था। किस काल में? गुप्त काल में। बात करें तो गुप्त काल में 12 प्रकार की भूमि की चर्चा मिलता है। कितना प्रकार की भूमि जमीन की वजह से? 12 प्रकार की। कहां से मिला है? तो अमर सिंह की रचना है अमरकोश। ठीक है, इसको पुस्तक याद रखना है आपको। अमरकोश के रचनाकार कौन है? तो अमर सिंह। ठीक है, इसमें क्या चर्चा किया गया है? तो 12 प्रकार की भूमि की चर्चा किया गया है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। बाद में महिलाओं की स्थिति क्या थी उस टाइम? तो गुप्त काल के समय में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। ठीक है, पहली बार सती प्रथा का प्रमाण मिला है। कहां से? भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एरन अभिलेख किसने लिखा? तो भानुगुप्त ने। ठीक है, तो भानुगुप्त का एरन अभिलेख से पता चला है कि पहली बार सती प्रथा का प्रमाण मिला है। ठीक है, बात करते हैं प्रचलन में क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। तो बाल विवाह, बहु विवाह और सती विवाह, है ना, ये सब का प्रचलन था। ठीक है, विधवा विवाह का पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, दास प्रथा का प्रचलन था। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दास की चर्चा किया गया है ना। कौन सा स्मृति है? नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, औष्णव स्मृति। ठीक है, तो ये सब तीनों स्मृति के बारे में पूछा जाता है कि कास्ट की किस में चर्चा है ना, कास्ट जाति की चर्चा किस में है। ठीक है, दास प्रथा की किस प्रथा की चर्चा किस में है? तो नारद स्मृति में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बात करते हैं तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण कैसे थे? तो शिखरनुमा मंदिर बने होते थे उस टाइम। ठीक है, पहले क्या थे? पहली बार शिखरनुमा मंदिर बनने का कहां से मिला है? तो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहां से? झांसी में। ठीक है, झांसी में कौन सा? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो पहली बार उस मंदिर में शिखरनुमा मंदिर का प्रयोग किया गया था। कहां पे? तो गुप्त काल में पहली बार शिखरनुमा मंदिर कहां बना था? तो मध्य प्रदेश के झांसी में देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, बात करते चित्रकला का विकास काफी अधिक हुआ था। चित्रकला के क्षेत्र में क्या बात करते हैं? तो मध्य प्रदेश में है बाघ की गुफा, याद रखना है। बाघ की गुफा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, बाघ की गुफा कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अजंता की गुफा में गुफा की संख्या कितना है? तो 29 है। गुफा की संख्या 29, जिसमें 16, 17 एवं 19 का संबंध किस काल से है? तो गुप्त काल से है। 29 गुफा संख्या है अजंता में। ठीक है, जो महाराष्ट्र में, लेकिन 3 का संबंध गुप्त काल से है। 16, 17 और 19 संबंध किसका है? गुप्त काल से है। बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा है, इसमें गुफा की संख्या कितना है? तो गुफा की संख्या है इसमें 9। ठीक है, गुफा संख्या 9 है, जिसमें गुफा संख्या 3 को हाथी खाना और गुफा संख्या 4 को रंगशाला कहा गया है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, 9 में से गुफा संख्या 3 को हाथी खाना और गुफा संख्या 4 को रंगशाला कहा गया है। इस तरह से गुप्तकालीन संस्कृति जीवन के बारे में पूछा जाता है। तो जो जो यहाँ से मेन फैक्ट्स निकलता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा की है। ठीक है, इस तरह से गुप्त काल में पहला वीडियो दूसरा वीडियो मिला करके कंप्लीट हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन अब नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक अब गुप्त काल खत्म हो गया, तब आएगा पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश हम पढ़ाएंगे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक इस टॉपिक में इतना ही रहने देते हैं।